अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आपका क्या हाल है? हमारी हौसला अफजाई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज सबसे पहले मौलाना ज़ेब की जो हलाकत हुई है, उन्हें कत्ल किया गया है बाजोड़ में, उस पर बात करेंगे। कच्चे के डाकुओं ने सीसीडी को चैलेंज किया है, हिम्मत है तो साढ़े को लाओ। क्या इधर उधर पुलिस मुकाबले कर रहे हो? आओ ना ज़रा कच्चे में सीसीडी वालों, आपको समझाते हैं। और अफ़गान तालिबान के एक साबिक जनरल शमी सादात ने रॉ के साथ ताल्लुकात का इतराफ़ किया है और माना है कि अफ़गान तालिबान रॉ से पैसे लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और भी ख़बरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मौलाना ज़ेब के कत्ल के हवाले से बाजोड़ में के तहसील हेडक्वार्टर खार में के शंडी मोड़ पर नामालूम अफराद ने उन्हें शहीद कर दिया है और कत्ल कर दिया है। फायरिंग के नतीजे में उनके साथ ही डॉक्टर भी जहाँ बहक हुए हैं। अब ये टेक्निकली एक टारगेट किलिंग का वाक़या है। इसके बाद वहाँ पर हालात ख़राब हुए हैं। लोगों ने फ़ौजी हेडक्वार्टर का घेराव किया है, वहाँ से हवाई फायरिंग हुई है, फिर शेलिंग हुई है। बाजोड़ में हालात बहुत ख़राब हुए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि टीटीपी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है इसके ऊपर कि हमारा मौलाना ज़ेब की हलाकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शहादत से हमने नहीं किया है। और उसके बाद ये सवाल ज़्यादा पैदा हो गया कि अगर टीटीपी ने इसकी, वैसे टीटीपी हमेशा हर एक की ज़िम्मेदारी कबूल करती है और वो कहते हैं ये वहाँ पे कोई अमन पासून की के लिए कैंपेन भी कर रहे थे जो 13 जुलाई को होना था, वो भी टीटीपी के ख़िलाफ़ था। लेकिन टीटीपी ने मौलाना ज़ेब की हलाकत से ख़ुद को अलग किया है और कहा है कि जी हमने नहीं किया, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद ज़्यादा उंगलियां फिर वो एएनपी, आपको पता है ना, पुरानी बात करती होती है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, वही बात दोबारा बाजोड़ में शुरू हो गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के वो उसके ऊपर हम कशीदगी भी हुई और उन्होंने वहाँ पे एक फोर्ट भी है, एक स्काउट्स वाला हेडक्वार्टर है, उसका घेराव भी हुआ। लोग बहुत मुश्तिल हो गए और लोगों ने बहुत एहतजाज किया मौलाना ज़ेब की, और बाजोड़ के हालात काफ़ी ख़राब हैं और उनकी शहादत पे गंडापुर ने भी अफसोस का इज़हार किया है, केपी हुकूमत ने भी किया है। लेकिन केपी हुकूमत तो इसमें क्या कर सकती है, उनका कोई ज़्यादा अमल दखल आपको पता है केपी के अमन अमान के मामलात में नहीं है और कबायली इलाकों में तो बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, आजकल पंजाब में सीसीडी का बहुत शोर है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, पुलिस मुकाबलों का भी बहुत शोर है, बदमाशों को से माफ़ियाँ भी मंगवाई जा रही हैं और एक दहशत की अलामत बनी हुई है सीसीडी पंजाब में, बदमाशों के लिए, भत्ताखोरों के लिए, डाकुओं के लिए, रेपिस्ट के लिए, हर एक को जो है सीसीडी का बड़ा खौफ हो गया है। लेकिन कच्चे के डाकुओं ने ना अपनी टिकटॉक पर वीडियो अपलोड किया, उसमें कहा है कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं सीसीडी वालों, इधर आके दिखाओ। पूरे पंजाब में एनकाउंटर्स की लाइन लगाने वाली पंजाब पुलिस के सीसीडी वालों को कच्चे के डाकुओं का खुला चैलेंज है। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके के डाकुओं ने पंजाब पुलिस के सीसीडी को कार्रवाई करने पर खुला चैलेंज दिया है और वीडियो पैगाम जारी किया है। सोशल मीडिया पर कच्चे के डाकुओं का कहना था कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पंजाब पुलिस और उनके चमचों को चैलेंज है कि ज़ोर लगा सकते हैं तो इधर आओ। पंजाब पुलिस हर रोज़ कार्रवाई करने का प्रोग्राम बनाती है। एक डाकू का कहना था कि वीडियो बनाने का मकसद है कि पंजाब पुलिस और पुलिस के चेलों को कहना कि जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, अगर तुमने हमें यहाँ से हिला दिया तो फिर तुम्हें जवान समझेंगे, बाकी अल्लाह खैर है। तो ये सीसीडी को और चट्टा साहब को, सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब, आपको चैलेंज है कच्चे के डाकुओं का। वो उन्होंने वीडियोस बना के अपलोड करके आपको कच्चे में बुलाया है। वो कहते हैं ये इधर उधर जो आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो छोड़ें परें, आए ना ज़रा कच्चे में आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये कच्चे के डाकू यकीनन एक इम्पॉर्टेंट इशू है पंजाब का और पंजाब के लिए कोई बदनामी का दाग भी है। जब भी पंजाब में अमन अमान तो वो कहते हैं कच्चे के डाकू तो आपसे काबू नहीं आते। तो ज़रा ये सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को, जो सीसीडी के सरबराह हैं, और सीसीडी की पूरी टीम को कच्चे के डाकू वीडियो बना के बुला रहे हैं कि आओ ज़रा हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तो सीसीडी को ज़रा कच्चे के डाकुओं का ऑपरेशन करके भी हमें दिखाना चाहिए, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। साबिक अफ़गान जनरल जो हैं, जिनका नाम है शमी सादात, उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू में ये बात तस्लीम की है कि अफ़गान तालिबान भारत से माली इमदाद लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोहों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें भारत से पैसे मिलते हैं और वो पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, उनका ये बयान है। और जो ख्वाजा आसिफ साहब रोज़ कहते हैं कि इंडियन प्रॉक्सीज़ और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, वो शमी सादात के इस इंटरव्यू के बाद तो वो बिल्कुल सच साबित हो गया है और उसके ऊपर सब बात कर रहे हैं। बाकी हम आपको मशरिक़ वस्ता पे अपडेट रखते हैं।
حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان پھر ٹینشن شروع ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کو اب غیر مسلح کرنے کے لیے، ان کے ڈرونز اور راکٹس ختم کرنے کے لیے وہ لبنان پر بمباری دوبارہ شروع کر رہا ہے، اور لبنان پر اس نے ایک دوبارہ پوری لڑائی لبنان پر کرنے کی شروع کر دی. اب لبنان کی ایک اور ہے، وہاں لبنان کی حکومت بھی حزب اللہ کے حق میں نہیں ہے. وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والا معاملہ ہے. حزب اللہ اپنا پیرلل گروپ ہے، لبنان کی حکومت اور وہاں کی فوج ایک اور پیرلل گروپ ہے، اور وہ حزب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں. حزب اللہ کو ایران کی پراکسی کہا جاتا ہے، اور غزہ جنگ کا سیز فائر بھی کہہ رہے ہیں فوری نہیں ہو رہا، اس میں بھی کچھ ٹائم لگ جائے گا. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جنگ آگے جو ہے وہ اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ اب نظر آ رہی ہے. اسرائیل ایک اس وقت جو ہے حزب اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے. نیتن یاہو کا مقصد ہے حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو ختم کرنا. اس وقت اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے حزب اللہ کی ڈرون اور میزائل صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امریکہ سے اس میں مدد مانگ رہا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف ایکشن میں مدد کیا جائے. لیکن حوثیوں نے بھی اسرائیل کی طرف جانب جانے والا ایک بحری جہاز کے لوگوں کو یرغمال بنایا ہے، اور حوثیوں بھی اب اسرائیل کے لیے ایک درد سر بن گئے ہیں. پہلے تو امریکہ نے ان کے اوپر بمباری کی تھی یمن کے حوثیوں پر کہ وہ بحری جہازوں کو پہ حملہ نہ کریں. اس وقت ایک پیس ٹروس بھی ہو گیا تھا، لیکن 2 دن پہلے انہوں نے لائبیریا کے ایک جہاز پر حملہ کیا، اور اب اسرائیل کے ایک جہاز پر حملہ کیا ہے، اور اس کے عملے کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا ہے. اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے ناظرین، یہ جو برکس کا اجلاس ہوا ہے نا برازیل میں، اس میں برازیل کے معروف ماہر اقتصادیات اور برکس نیو ڈیولپمنٹ بینک کے سابق نائب صدر پروفیسر پاولن نے کہا ہے کہ جی برکس میں جو انڈیا ہے نا وہ اسرائیل اور امریکہ کا ایجنٹ ہے، اور سارے جو برکس کے رکن ممالک ہیں وہ بھارت کو اب ایک ایجنٹ اور ٹاؤٹ کے طور پر برکس میں دیکھتے ہیں کہ برکس میں جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ تک پہنچا دیتا ہے، اور برکس کی اندر بند کمروں کی بات بھی امریکہ تک جو ہے وہ بھارت پہنچاتا ہے. یہ پاولن نے بھی کہا ہے. انہوں نے برازیل کے دارالحکومت میں برکس سربراہی اجلاس سے ایک دن قبل نیوز چینل RT کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ انڈیا برکس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پروفیسر پاولن نے کہا کہ انڈیا شاید برکس کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں انڈیا برکس کے اندر ایک ٹروجن ہارس ہے. آپ کو پتہ ہے ٹروجن ہارس کو کس کو کہتے ہیں؟ وہی جو دشمن کا ایجنٹ ہوتا ہے. مودی نیتن یاہو کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا انڈیا کے وزیر اعظم جو ہیں وہ برکس کی باتیں جو ہیں وہ امریکہ کو پہنچاتے ہیں، اور اس طرح اپنے لیے فائدے حاصل کرتے ہیں. ایک یہ خبر ہے. دوسرا آرمینیا کا، آپ کو پتہ ہے آرمینیا کے اور پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں. پاکستان آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں آذربائیجان کے ساتھ تھا، اور اس نے آرمینیا کے ساتھ تعلقات بھی نہیں بنائے تھے، سفارتی تعلقات بھی نہیں بنائے تھے. اب آرمینیا کے صدر نے ایک TV انٹرویو دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بنانا چاہتے ہیں، ٹریڈ بھی بنانا چاہتے ہیں، اور اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آذربائیجان پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھ سکتا ہے، ہم بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں. تو آرمینیا کے صدر نے انٹرویو دیا کہ ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، پاکستان سے تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان سے اچھے تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں.